हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग बात करेंगे घटना चक्र की जो कला सब्जेक्ट से बुक है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि घटना चक्र की जो कला सब्जेक्ट से जो बुक आती है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इस बुक को हम लोगों ने कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बुक में टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं और टॉपिक वाइज रखा गया, यानी कि उसको विषय वाइज रखा गया। यानी कि विषय के आधार पर, यानी कि जिस विषय में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जितनी तरीके से पूछा गया है तो उसको एक तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी के जितने क्वेश्चंस हैं तो घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक वाइज रखे गए हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, साथ में उसने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ने क्यों हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग को ज़रूर पढ़ने हैं। अगर आप एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ठीक है, या DSSB या LT ग्रेड यानी कला सब्जेक्ट से अगर यूपी टीजीटी कर रहे हो या किसी अदर स्टेट से टीजीटी या पीजीटी कर रहे हो, या आप केवीएस से टीजीटी पीजीटी कर रहे हो या DSSB से कर रहे हो या एनवीएस से कर रहे हो, अगर आप कला के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना है। ठीक है, और उन क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको देखना है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको पुराने क्वेश्चंस को भी क्लियर करना है और साथ में नए क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पुराने क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ज़रूर पढ़ने हैं। और हाँ, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको घटना चक्र से ही पढ़ना है। जिस बुक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी बुक हो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप पढ़ सकते हैं, या आप मार्केट से आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घटना चक्र ही लें, क्योंकि यहाँ पर मैं घटना चक्र का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि घटना चक्र वालों ने मुझे पैसे दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो मन हो, जो सी बुक मन हो, आप वो पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक वीडियो मैंने बुक्स के बारे में बनाई है कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है। अगर आप कला सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बुक लेनी है टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप उसको देखिएगा। और उसको मैंने आधे घंटे की लगभग वीडियो है और उसको बहुत ही मैंने एनालाइज करके बनाया है कि किस तरीके से पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बताया है। और किस बुक में कितने सब्जेक्ट्स, किस बुक में कौन कौन से विषय आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट की ऐसी कोई बुक नहीं होती जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको दिए हों। ठीक है, यानी कि एक ही बुक में सारे टॉपिक दिए हों, तो ऐसा नहीं है। तो सारी बुक, आपको जितनी बुक मैंने बताई वो तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको सेट पेपर वगैरह भी तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र। तो घटना चक्र के आज हम लोग फर्स्ट सीरीज़ पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो इसका पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखिए ये जो टॉपिक दे रखा है, विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो इस टॉपिक में लगभग कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें 90 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस ही करेंगे और डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चंस जब करेंगे और फिर इसमें हम लोग अंदर की चीज़ें भी देखेंगे, तो फिर वीडियो ऑलरेडी जाहिर सी बात है लंबा हो गई होगा, क्योंकि पहले की वीडियोज़ भी जब हम लोगों ने की थी तो वो भी सारे वीडियोज़ लंबे हो गए थे। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस करेंगे तो वो अच्छा खासा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसमें भी कई टॉपिक्स दिए हुए, यानी कि इसमें लगभग 25, यानी कि घटना चक्र में लगभग 25 टॉपिक दिए हुए हैं। फिर टॉपिक के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये पहला टॉपिक है और इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 90 क्वेश्चंस दिए हैं। आज हम लोग कितने करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक ही यही है, प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, तो जाहिर सी बात सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर विश्व की प्रागैतिहासिक कला प्लस भारत की प्रागैतिहासिक कला, दोनों के ही बारे में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको शुरू से एंड तक देखना है। और जो मैं अदर चीज़ें बताती हूँ उसको भी आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो आपको बताना है प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है, आधुनिक कला, मध्यकालीन कला या सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए प्रागैतिहासिक कला का संबंध किससे है, यानी कि प्रागैतिहासिक कला क्या होती है कि ऐसा काल, कला कह लीजिए, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उसको, प्रागैतिहासिक काल में जो कला है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है प्रागैतिहासिक काल क्या
क्या होता है। तो देखिए इतिहास को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, एक हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, एक हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसका हमें लिखित रूप से चीज़ें नहीं मिलती हैं, हम लोग साक्ष्यों के आधार पर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर देखते हैं, यानी कि जो हमको एविडेंस मिले हैं तो उसके आधार पर विद्वानों ने चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसा काल जिसका लिखित प्रमाण नहीं मिला है तो उसको हम कौन सा काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिसका हमें लिखित प्रमाण मिला है, यानी कि इसके बाद पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर आदि ऐतिहासिक काल आता है, फिर ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद क्या आता है, आदि ऐतिहासिक काल। तो जिसका हमें लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, जिसको पढ़ा जा सका, यानी कि जिसको लिखित प्रमाण मिला है, जिसका लिखित चीज़ें मिली हैं तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से ही आपको पढ़ना है कि आप एक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको रिवीजन कर डालनी है एक साथ में, जिससे कि आपको बाद में झंझट ही ना रहे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। यानी कि आपको एक बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऐसा काल जो इतिहास के पूर्व का काल हो, यानी कि ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधुनिक कला नहीं होगा, मध्यकालीन कला नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कला नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्री मीन्स क्या होता है पहले, और हिस्ट्री मीन्स क्या होता है इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास के जो पूर्व का काल है उसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं या प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस समय क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल में क्या है, मानव तो था लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था, यानी कि इंसान रहते थे, जीवन था लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था, इसीलिए इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, कोई लिखित चीज़ें ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में कुछ जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कौन सी चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है वो चीज़ आपको बतानी है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, यानी पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला कथन पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था। तो देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था, ये आपको पता है, आखेट था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए जाते थे। यानी कि जो गुफा में रहने वाले जो लोग थे तो वो जो चित्र बनाते थे तो वो किसी कला दक्षता, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डिग्री ले रखी थी, तो बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। ठीक है, तो कोई डिग्री ना लेकर के बिना कला दक्षता के बनाए गए थे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला और प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो इसको थोड़ा सा अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई। यानी कि जब कोई चित्र बनाया जाता था तो उसमें पृष्ठभूमि पे कोई भी तह नहीं लगाई गई थी। तो ऐसा भी था कि कोई तह नहीं लगाई गई थी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, बी भी राइट है और डी भी राइट है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यानी कि लाल, नीला और प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बने हैं तो वहाँ पर किन किन रंगों का यूज़ हुआ है, जैसे गेरू है, हिरौंजी है, रामरज है, खड़िया है, कोयला है, हड्डियों को जला करके भी जो है यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से इन सब कलर्स का यूज़ किया गया है, ना कि यहाँ पर दमकता लाल, चमकीला नीला या प्रफुल्ल हरा इस तरीके का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर तो राइट होगा, लेकिन ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो गेरू, हिरौंजी, रामरज, खड़िया इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। अब देखिए फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो
ये उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो प्रागैतिहासिक कलात्मक जो गुफाएं थी वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, आपको इतना ध्यान रखना है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस भी है लेकिन आपको सीधे क्या याद रखना है, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आपको याद रखना है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन, अब ये चीज़ें कहाँ पड़ेंगी, ये स्थान कहाँ पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात ये यूरोप में पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। तो फ्रैंको कैंटेब्रियन के अंतर्गत कौन से आते हैं, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आते हैं। और ये कहाँ पड़ेगा, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिदी क्षेत्र या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं, चलते हैं साथ में, हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे जिसमें चीज़ें हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था लास्का की गुफा, अल्टामीरा की गुफा, कोगुल की गुफा। तो इन सब के बारे में यानी कि इन सारे टॉपिक को हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, यानी कि लास्का, अल्टामीरा वगैरह की जो गुफाएँ हैं वहाँ पर कैसे चित्र मिले हैं, कितने चित्र मिले हैं, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धार्मिक कर्मकांडों से, आदिम गीत से, प्रागैतिहासिक कला से या मध्यकालीन कला से। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं शती के अंत में चला था। इन गुफाएं, यानी कि इसका जो पता, यानी कि जो गुफाएं हैं तो उनका पता कब चला था, तो 19वीं शती के अंत तक चला था। इन गुफाओं में दीवारों पर मिले हैं चित्र, छतों पर भी, जैसे कि भारतीय चित्रकला में हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में देखते हैं तो दीवारों पे, छतों पे, फर्श पे, इन सब जगहों पे चित्र मिले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी दीवारों पे, छतों पर चित्र जो है प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखी। फिर हम देखेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो आंसर पहले ही दिख जाता है, हालांकि आंसर छिपा दो तो ज़्यादा सही रहता है, हाइड कर दो, जिससे थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हैं, तो आपको बताना, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त हैं, मुजफ्फरपुर में, बिंदकी में, खुर्जापुर में या सरगोजा में। तो यहाँ पर किन चित्रों की बात हो रही है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की बात हो रही है, ये आपको ध्यान है, खाली चित्र नहीं हो रही, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर सरगोजा ऑप्शन राइट होगा। सरगोजा पड़ेगा कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो सरगोजा कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल हैं कौन कौन से, अब देखिए सरगुजा के अंतर्गत कौन से स्थल आते हैं, रामगढ़ आता है, सीता बेंगरा आता है। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा मैंने पढ़ाई है आपको, लक्ष्मण बेंगरा हो जाएगा, ठीक, किष्किंधा पर्वत हो जाएगा, सीता कुंड हो जाएगा, हाथी को हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सरगुजा में आती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, सीता जो बेंगरा जो गुफा है ये प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। ठीक है, पूछा जाए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, सीता बेंगरा के नाम से बुलाया जाता है। तो सीता बेंगरा एक क्या नाट्यशाला है, कैसी नाट्यशाला, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चीज़ें आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ दी है, सीता बेंगरा गुफा के निकट कौन सी गुफा है, जोगीमारा गुफा है, जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा कहाँ, छत्तीसगढ़ में गुफा है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर, पूछा जाए भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर किसे कहते हैं, तो जोगीमारा आपको ध्यान रखना है। तो जोगीमारा को क्या बोलते हैं, वरुण मंदिर बोलते हैं, और सीता बेंगरा को क्या बोलते हैं, प्राचीनतम नाट्यशाला बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, यानी कि प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो कहाँ पर बने हैं, तो कपड़े पर बने हैं, कागज़ पे बने हैं, कैनवास पे बने हैं या शिला पे बने हैं। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जितने भी चित्र हैं वो कहाँ पर बने हैं, पत्थरों पे, गुफाओं पे, इन सब जगहों पे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि शिला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, शिला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है
यहाँ पर बताई मैं चुकी हूँ कि यहाँ पर दीवारों पे, गुफाओं पे, ठीक है, गिट्टियों पे, छतों पे, तो इन सब जगहों पे चित्र जो है प्राप्त हैं। तो ये आपके ये क्वेश्चन हुए, यानी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पर आते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पे बनाई गई है। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था तो वही क्वेश्चन है, लगभग वही है, लैंग्वेज खाली चेंज है। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पे बने हैं, तो लकड़ी के पटों पर बने हैं, ताड़ पत्रों, यहाँ तक ताल नहीं होगा, ताड़ पत्रों पे बने हैं, चट्टानों पे बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो चट्टान, यानी कि चट्टान हो, शिला हो, पत्थर हो, गुफा हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज़ पर बने चित्र हैं, या वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो ये आपको बताना है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया शिला आए, चट्टान आए, पत्थर आए, या गुहा आए, तो या फिर गुहा को ही गुफा कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो एक क्वेश्चन को देखिए कितनी तरीके से पूछा जा रहा है, यही आपको देखना है कि एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा भी है कि कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए। ये 2003 में पूछा गया, तो आपको ये भी देखना है कि कब कब पूछे गए। हालांकि ये हम लोगों को देखने से क्या फ़ायदा, कब पूछे गए, लेकिन हाँ आगे क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा चित्र है, ठीक है। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर की स्मृति को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो भी उस समय जो मानव था, जो भी अपने आसपास देखता था, वो उसको क्या करता था, दीवारों पे यानी कि गुफाओं पे क्या कर देता, उकेर देता था, यानी कि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। अभी मैंने बताया था प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था, तो इससे पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें दिया था। तो यहाँ पर का जो शिला जो चित्रों का विषय था क्या था, मतलब बहुत से क्या कहते हैं, बहुत से इसके विषय थे, लेकिन इसका जो प्रमुख विषय था वो कौन सा था, आखेट था, यानी कि शिकार करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते क्या है, यहाँ पर पूछा है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। तो यहाँ पर प्रमुख विषय के बारे में नहीं पूछा है, पूछा है कौन कौन से विषय थे। तो आखेट पे भी चित्र बने हैं, युद्ध पे भी चित्र बने हैं, पशु पक्षी पे भी चित्र बने हैं, और उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि आखेट के भी चित्र बने हैं, युद्ध के भी चित्र बने हैं, और पशु पक्षी के भी चित्र बने हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चित्र किसके बने हैं, तो आपको आखेट ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आखेट ध्यान रखना है, और वैसे इन सारे विषयों पर चित्र प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष है, पशु पक्षी है, तो इन सब चीज़ों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, और जादू टोने के भी चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी विकसित किया गया है। तो किस आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी विकसित किया गया है, जादू टोने वगैरह का यूज़ किया गया है यहाँ पर, यानी कि जादू टोने के चित्र यहाँ पर प्राप्त हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे, ठीक है। तो पशु हो, ठीक है, पशु है, अभी हम लोगों ने देखा पशु पक्षी, मानव भी था, पक्षी भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पशु मानव पक्षी, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में पशु मानव पक्षी तीनों दिया है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में किस किस विषय पे चित्र बने हैं, आखेट पे बने हैं, पशु पक्षियों पे बने हैं, जादू टोने पे बने हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चित्र हमें प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के बने हैं, यानी कौन सा विषय, किस विषय पे सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। तो अभी मैंने बताया था आखेट के चित्र, ठीक है। तो शिकार पे चित्र, सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, तो अब कौन सा आएगा, 12, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर भी विषय पूछा गया है, तो धर्म संबंधी, युद्ध संबंधी, आखेट या प्राकृतिक। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर चुके हैं। तो विषय क्या रहेगा, मुख्य आखेट रहेगा। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। जो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते थे, तेल, पेस्टल से, स्याही से, जल रंग से, या गेरू व चारकोल से, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, गेरू है, रामरज है, खड़िया है, लकड़ी है, ठीक है, वो सॉरी लकड़ी का वही चारकोल है, कोयला है। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर चित्र प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, गेरू व चारकोल से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर रामराज खड़िया वगैरह भी होता है तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। तो तेल पेस्टल्स नहीं हो जाएगा, स्याही नहीं हो जाएगा, जल रंग नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, गेरू व चारकोल, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर कथन के हिसाब से दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, ये वाला हमारा हो गया। ठीक, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि 2 कथन दिए हैं, एक कथन दिया और उसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, तो एक कथन दिया और उसका कारण दिया है, तो आपको बताना कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, या दोनों ही सत्य हैं या दोनों ही असत्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कथन को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो चित्र हमें प्राप्त है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर राइट हो गया। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त है, मध्य प्रदेश से प्राप्त है, ये तो कथन आपका राइट हो गया, तो यहाँ पर ये तो आंसर सही हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता था। तो देखिए ऐसा वहाँ के चित्रों से हमें कहीं पर जाहिर नहीं होता है कि यहाँ पर जो मानव था उसको रहना ज़्यादा पसंद था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब कथन जो ए है ये तो राइट है, और कथन जो खा है ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते कौन सा सही हो जाएगा। दोनों का खा सही है, खा का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, या दोनों का खा सही है लेकिन खा का स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा हो जाएगा सही है लेकिन खा असत्य है। चौथा क्या हो जाएगा, असत्य है लेकिन खा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि का सही है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, लेकिन जो है ये जो आपका खा वाला है, यानी कि यहाँ पर लोगों को रहना ज़्यादा पसंद था, मानव को रहना ज़्यादा पसंद था, तो ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो खा वाला क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे कि अब कौन सा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो यहाँ पर है यूरोपीय। ठीक है, तो कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र शिलाश्रय अधिकांश रूप से मध्य प्रदेश से प्राप्त हैं। ये मैंने आपको बताया कि कहाँ से प्राप्त हैं, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से प्राप्त हैं। ये जो क्षेत्र है भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है। तो आपने गोंडवाना लैंड पढ़ा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी भी पढ़ी है तो गोंडवाना लैंड आपने पढ़ा होगा, तो ये उसी का भाग है जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। ठीक है, तो अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा है, ग्वालियर है, मंदसौर है, भीमबेटका है, तो ये सारे क्षेत्र हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं। पूछा जाता है कि होशंगाबाद कहाँ पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी कहाँ पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये सारे क्षेत्र जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपके मध्य प्रदेश से प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको यहाँ पर यूरोपीय आर्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ से प्राप्त हैं, तो यूनान व मेसोपोटामिया से, उत्तरी फ्रांस व इंग्लैंड से, ठीक है, या उत्तरी स्पेन व दक्षिण फ्रांस से, या इटली एवं फ्रांस से। ठीक है, आपको बताना यूनान व मेसोपोटामिया में, यानी कि में या से बात वही है। तो यहाँ पर बताना है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ से प्राप्त हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस चाहे दिया हो चाहे दक्षिणी खाली फ्रांस दिया हो, तो आपको दोनों ही चीज़ ध्यान रखनी है। इन गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर चित्र मिले हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। विश्व स्तर पर प्रागैतिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, अर्जेंटीना हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना में है, इंडोनेशिया में है, स्पेन में है, फ्रांस में है। ठीक है, यहाँ पर सारे इजिप्ट है, यानी कि मिस्र में है, इंडोनेशिया में है, सोमालीलैंड में है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूरोप के लिए याद रखनी है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भारत में कहाँ है, तो भीमबेटका है, ये सब सारी जो गुफाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग ये पढ़ी थी, भीमबेटका है, जैसे होशंगाबाद है, पंचमढ़ी है, ठीक है, मंदसौर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है, ठीक है। तो देखिए आब मीन्स क्या होता है, पानी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आब जो है, आब मीन्स क्या होता है, पानी होता है, जैसे आबे हयात बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आब मीन्स क्या होता है, पानी। तो देखिए दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है, तो मिस्र की सभ्यता, यानी कि दजला फरात जो नदियाँ थी उनके बीच में जो सभ्यता पनपी थी उसको क्या बोलते हैं, कौन सी सभ्यता है। देखिए बहुत सी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, तो इनमें बताना इसमें कौन सी सभ्यता इससे रिलेटेड है। तो मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन 2 क्या है, यूनान की सभ्यता, ऑप्शन सी क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या पाकिस्तान की सभ्यता। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दजला फरात नदियों के बीच में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, दो नदियों के बीच, ठीक है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, मीनिंग होता है दो नदियों के बीच, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बारे में और सी चीज़ें दे रखी हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच, ये होता है, इसका मीनिंग होता है ये क्षेत्र दजला, ठीक है, फरात नदियों के बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। अब मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, इराक, ये आपको ध्यान रखना। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, ठीक है, इराक है, इसको अब हम लोग इराक कहते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कौन सी युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन, असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से, सुमेर, ठीक है, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया, ये सारे साम्राज्य यानी कि अलग अलग टाइम पे यहाँ पर विकसित होते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर कौन सा, उर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध प्राचीन नगर कौन सा है, उर है। उर आपको ध्यान रखना है, जिसे इब्राहिम का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इब्राहिम का नगर कहते हैं, ठीक है। तो आप उर को क्या कहते हैं, इब्राहिम का नगर कहते हैं। फिर है निम्रुद, ठीक है, निम्रुद, उरुक, सूसा, लगाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हो गए, निम्रुद, जैसे कि हम लोगों ने भारतीय पढ़ा था, क्षेत्र पढ़े थे, इसी तरीके से यहाँ पर कौन से हो गए, निम्रुद हो गए, उरुक हो गया, सूसा हो गया, लगाश हो गया। तो यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र यहाँ पर रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि ये किससे रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यानी क्वेश्चन नंबर 16 तक के हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मेसोपोटामिया यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को कई तरीके से बताया गया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। मेसोपोटामिक सभ्यता किस देश की है, तो अभी हम लोगों ने देखा किस देश की है, तो यहाँ पर इराक हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ईरान और इराक में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ की सभ्यता है, तो ये इराक की है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, तो इराक में पड़ता है, यानी कि मॉडर्न नेम क्या है इसका, इराक है, ठीक है। तो ईरान और इराक में ही कन्फ्यूज़न रहता है, यानी कि पेपर में कन्फ्यूज़न रहता है। हालांकि जब आप घर पे करते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं और एग्जाम में पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको इराक याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध। देखो सील मीन्स क्या होता है, मोहर होता है। तो यहाँ पर बात हो रही सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है, ठीक है। तो सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है, तो ऑप्शन है यहाँ पर मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला या ईरान की कला, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है इससे किससे संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेसोपोटामिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मेसोपोटामिया ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की कला हो जाएगा। अब ये देखिए सिलेंडर सील है क्या, तो एक तरीके का ये बेलन होता था, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। यहाँ पर सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है, ठीक है। और ये 3500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही, 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। 3500 ईसा पूर्व के आसपास किस सील का आविष्कार हुआ था, सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। ये एक बेलन था, ये क्या था, एक तरीके का बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, यानी कि जिस पर चित्रों को क्या किया गया, उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीर में कहानी को उत्कीर्ण किया गया था। यानी कि गीली मिट्टी पर से रोल करके और तस्वीरों में कहानी, यानी कि एक जैसे कि चित्र बनाए जाते हैं तो उसमें कहानी तरीके की मतलब चित्र जो बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर काम हुआ था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखते हैं,
सिपार की कार्यशाला में निर्मित सील जिसमें लबादा धारक राजा शमाश को एक पशु भेंट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, किसको भेंट करा था, एक पशु भेंट करा था। ठीक है, तो जिसमें लबादा धारक राजा शमाश को एक, यानी कि एक लबादा धारक राजा था जो शमाश को क्या करा था, एक पशु भेंट कर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर, साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील, यानी कि साइप्रस से जो सिलेंडर सील प्राप्त है, सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं, यानी कि उसमें क्या है, फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं यहाँ पर मिली हैं, यानी कि चित्रित हैं। न्यू असीरियन पंखों वाला देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आंसर पहले ही दिख जाता है, आंसर को छिपाते हैं फिर ऐसे ऊपर करते हैं, फिर वो दिख ही जाता है, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट हमारा है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। आप देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। देखिए नील नदी है कहाँ, तो ये आपको पता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिस्र आपका कहाँ पड़ता है, इजिप्ट कहाँ पर पड़ता है, यानी कि मिस्र को ही इजिप्ट बोलते हैं, तो इजिप्ट आपका पड़ता कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है नील नदी का उपहार भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन में, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। ठीक है, तो मिस्र सभ्यता के विकास कहाँ हुआ था, नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी। नील नदी जैसे कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी सभ्यता जो बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती, उसी तरीके से नील नदी के पास जो सभ्यता पनपी थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, तो ये भी प्राचीन सभ्यताओं में ही आती है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा या नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव, यानी कि अगर यहाँ पर ये नदी ना होती तो ये जो क्षेत्र था तो ये रेगिस्तान की भांति ही होता है। तो इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार या नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र पड़ता कहाँ है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, इसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है, जैसे भारत में हमारी कौन सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग इंडस वैली कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हम मेसोपोटामिया यानी कि दजला फरात नदियों के बीच में जो पनपी सभ्यता थी वो आपकी क्या हो जाएगी, मेसोपोटामिया। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये सारी क्या है, ये समकालीन सभ्यताएं मानी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 20, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से है। ठीक है, तो तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा अमुन की छवि वाला इसे बोलते हैं। तो देखिए तुतनखामेन जो था एक तरीके का जो है अब मिस्र से रिलेटेड है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, मिस्र से। अब देखिए मिस्र में जो है जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको फ़िरो कहते थे, फ़ेरो। ठीक है, जिसको हम लोग नाम फ़िरौन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ़िरौन भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे तो उनको किस उपाधि, जैसे कि आजकल सुल्तान, बादशाह, ये सब नाम दिए जाते थे पहले, तो इसी तरीके से इस टाइम में कौन से नाम दिए जाते थे, फ़िरौन दिए जाते थे, जिसको हम बोलते हैं फ़ेरो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या क्वेश्चन गया है, तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तुतनखामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है। ठीक है, एक फ़ैरो रहा है। फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास के प्रयोग में किए जाने वाला शब्द है। यानी कि फ़िरौन हम किसे कहते हैं, फ़िरौन किसे कहते हैं, फ़ैरो किसे कहते हैं, तो मिस्र में जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, फ़िरौन कहा जाता था। अब ये एक नहीं होते थे, ये एक उपाधि होती थी। ठीक है, तो एक पहला फ़िरौन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से बहुत से फ़ैरो हुए हैं। तो पूरा लेखों में ये उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तुतनखामेन की मृत्यु 19 वर्षीय आयु में हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब होती है, 1324 ईसा पूर्व में के आसपास होती है। ठीक है, तो 19 वर्ष की आयु में होती है और 1324 ईसा पूर्व के आसपास होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना, तुतनखामेन इसको क्या कहते थे, यानी कि ये मिस्र का क्या था, फ़ैरो था, फ़िरौन था, और जो है किससे संबंधित है, तो मिस्र से संबंधित था, इजिप्ट से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दिख गया, महारानी नेफेरतिती। ठीक, महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है, तो ओल्ड किंगडम,
मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम या मॉडर्न किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखे हैं ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम या मिडिल किंगडम या मॉडर्न किंगडम। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, न्यू किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मिस्र से ही संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, तो न्यू किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यू किंगडम आपको ध्यान रखना, किंगडम आपको ध्यान रखना, न्यू किंगडम। इसमें देखते हैं क्या चीज़ दी हुई है, महारानी नेफेरेतीत का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश। अब देखिए यहाँ पर 18वां वंश आ गया। मैंने भी बताया था कि ऐसा नहीं कि एक ही कोई किसी राजा का नाम फ़िरौन था या फ़िरौन किसी राजा का नाम था, ऐसा नहीं है, यानी कि एक उपाधि थी। तो इसी तरीके से ये क्या था, महारानी नेफेरेतीत का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था, यानी कि किससे रिलेटेड थी, 18वें वंश से ये रिलेटेड थी। और ये किसकी पत्नी थी, यहाँ पर ये भी दिया है, नेफेरेतीती प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, अकेनतेन की पत्नी थी। कौन, नेफेरेतीती। ठीक है, बस्ट ऑफ नेफेरेतीती वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। ठीक है, तो बस्ट ऑफ नेफेरेतीती जो है ये कहाँ पर संग्रहित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना बर्लिन में संग्रहित है, यानी कि आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित है। तो वहाँ पर आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपको बताना सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो नील नदी, ठीक है, यांगत्जे नदी, सिंधु नदी या यूफ्रेटस नदी। ठीक है, यूफ्रेट्स नदी, ये आपको बताना है कि किस नदी के पास जो है ये पनपी। तो यहाँ पर यूफ्रेट्स आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी आपको ध्यान रखना है, यूफ्रेट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर हुई, तो यहाँ पर यूफ्रेट्स आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो आपको बताना है अमृतत्व की कला, अमृत मतलब इमॉर्टल। ठीक है, तो अमृतत्व कला यानी कि आर्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, आर्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी जो है कला जो है वो किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो रोम की, इटली की, भारत की या मिस्र की। ठीक है, तो बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो अमृतत्व की कला किसे कहते हैं, तो मिस्र की कला को ही कहकर करके पूजती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में दो, यानी कि ऐसा माना जाता था, इस मतलब इस टाइम के लोग क्या मानते थे कि शरीर में दो तरीके की आत्मा जो है रहती हैं। एक का नाम क्या है, बा, एक का नाम क्या है, बा, और दूसरे का नाम क्या है, का। ठीक है, तो एक का नाम क्या है, बा, और दूसरे का नाम है क्या। तो इसी की वजह से देखा होगा आपने, यानी कि मिस्र के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको मम्मी बना करके रखा जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से रखा जाता था। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती थी। क्या करती थी, विचरण करती थी, यानी कि एक जो आत्मा थी क्या होती, विचरण करती थी और फिर शरीर में लौट आती थी। शरीर में क्या होती थी, फिर बाद में मतलब विचरण टहल घूम करके क्या करती थी, फिर से शरीर में लौट आती थी। दूसरा का नाम का था, दूसरा का नाम क्या था, का, यानी कि एक का नाम था बा और दूसरे का नाम था का। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये भी क्या करते थे, ये आत्मिक शक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती थी। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है। ठीक है, यानी कि ये आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती थी तभी मतलब इन आत्माओं का कोई मतलब अस्तित्व होता था। अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि जब इंसान मर जाता था तो उसके शरीर को क्या कर लेते थे, एक उसको मतलब लेप के आधार पर, रासायनिक लेप के आधार पर उसको क्या करते थे, यानी कि उसको शरीर को ख़राब नहीं होने देते थे, जैसे कि मम्मी बनाकर रख लेते थे। तो इन्हीं आत्माओं की वजह से ही ऐसा माना जाता था कि इस शरीर को ये लोग सुरक्षित रखते थे। अपने राजा महाराजा जो हुआ करते थे तो उनको सुरक्षित रख लेते थे। ठीक है, तो इसी से ये रिलेटेड कहानी थी, तो मैंने आपको ये बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो स्टोन हेंज अवस्थित है। अब आपको बताना है स्टोन हेंज अवस्थित है कहाँ पर, ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन में, या इंग्लैंड दिया होता आपको वो भी सही होता। ब्रिटेन में सेलिबस्ट्री के मैदानों में, एडम्स काउंटी में, या फिर पूर्वी द्वीप समूह में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ब्रिटेन में। अब देखिए स्टोन हेंज है क्या, स्टोन हेंज क्या है। ठीक है, तो स्टोन हेंज क्या है, तो एक तरीके का, अब तो ये स्मारक है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये स्मारक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य था। ठीक है, अब ये क्या है, स्मारक के रूप में हम लोग देखते हैं। तो स्टोन हेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में कहाँ पर है, विल्टशायर काउंटी में स्थित है।
ठीक है। और ये क्या है, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, प्रेजेंट टाइम में ये स्मारक के रूप में देखते हैं हम लोग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर और चीज़ें दे रखी हैं। स्टोन हैंज एक महापाषाण शिलाव्रत है जिसमें 7 मीटर, मीटर में पूछा जाए तो आपको 7 मीटर याद रखना है, और अगर फीट में पूछा जाए तो 23 यानी कि 23 फीट आपको याद रखना है। भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़ करके एक चक्र बनाया गया है। यहाँ 3000 ईसा पूर्व काल से शुरू होकर मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, मानव के कब्रों के चिन्ह यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, स्टोनहेंज कहाँ पर है, तो विल्टशायर ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन में कहाँ है, विल्टशायर में है। और ये क्या है कि स्मारक है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे हम देखेंगे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है। अब ये हमारा भारतीय से क्वेश्चन है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है, तो रामगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है ये कहाँ से आपकी प्राप्त है, तो ये हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खुदाई, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से आपको ये भी पता कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले दुशाला को ओढ़े एक दाढ़ी वाले योगी, यानी कि जो इसके दाढ़ी भी दिखाई गई है, दुशाला ओढ़े है और प्लस दाढ़ी भी दिखाई गई, सुंदर मूर्ति प्राप्त है। और इसके अलावा भी मूर्ति है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है, यानी कि ध्यान में है, बिल्कुल लगता है ध्यान कर रही है। ठीक है, एक और पुजारी की जो है मूर्ति यहाँ पर प्राप्त है, जिसका सिर भारी है। सिर क्या है, भारी है, यानी कि ये वाली तो सुंदर है और दूसरी वाली क्या है, सिर को भारी दिखाया गया है, जबड़े चौड़े हैं, होठ भद्दे हैं, तश्ती नुमा कान है। तो ये सारी, यानी कि अगर पूछा जाए दुशाला ओढ़े चित्र जो है, दुशाला ओढ़े जो योगी की योगी मूर्ति है, तो ये कहाँ दिखाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। और दूसरा अगर पूछा जाए, एक और अन्य पुजारी है जिसका सिर भारी है, जबड़े चौड़े हैं, होठ भद्दे हैं, तश्तीनुमा कान है, तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति पूछा जाए तो भी आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। ठीक है, ये जितनी मूर्तियाँ बनी है, यानी कि ये दोनों जो योगी की मूर्ति बनी है, ये मूर्तियाँ पत्थर से बनी है। ठीक है, तो ये वाली मूर्ति किससे बनी है, पत्थर से बनी है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ भी मिला है, यानी कि हड़प्पा से आपको, यानी कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो के बारे में, अब यहाँ पर हड़प्पा की बात हो रही है। तो हड़प्पा से पुरुष धड़ मिला है, जो किस कलर का है, लाल कलर का बना है, जो 3.25 इंच ऊंचा है। ठीक है, तो 3.25 इंच ऊंचा है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है, यानी कि बिल्कुल रियलिटी, मतलब ऐसे दिखाया गया है, तो उसमें यथार्थता यानी कि रियलिटी नज़र आती है। ये प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि ये जो पुरुष धड़ की जो प्रतिमा है जो लाल कलर की है, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है या संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। तो पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। तो पशु आकृति युक्त यानी कि पशु, यानी कि मोहरे हैं, उस पर पशु बने हैं, तो ये कहाँ पर से आपको प्राप्त है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पशु आकृति युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। यहाँ से मैके को, ठीक है, मैके को प्राप्त पशुपति शिव, ये आपको ध्यान है, पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर जो मेन प्रसिद्ध जो मोहनजोदड़ो से जो मोहर एक ज़्यादा फेमस है, कौन सी है, पशुपति शिव की जो मोहर है वो ज़्यादा फेमस है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन, यानी कि एक चौकी पर पद्मासन अवस्था में, पद्मासन में मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। इसके आगे भी हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बताई गई है यहाँ पर। एक और, अब देखिए यहाँ पर एक तरफ जानवर बने और दूसरी, यानी कि दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ यहाँ पर जानवर बने हैं। तो ये देखना है कि कहाँ पर कौन से जानवर बने हैं। तो बाईं तरफ, यानी कि हम देखेंगे बाईं तरफ आपको देखना है, तो बाईं तरफ कौन से जानवर बने हैं, तो गेंडा और भैंसे के बने हैं। और दाईं तरफ पूछा जाए तो हाथी और बाघ के बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दाहिनी तरफ क्या बना है, हाथी और बाघ, यानी कि हाथी और जो बाघ के हैं वो दाईं तरफ बनाए गए हैं, और बाईं तरफ क्या है, गेंडा और भैंसे को बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पर देखिए बाईं है, ठीक है, बाईं यानी कि उल्टे हाथ तरफ क्या है, गेंडा और भैंसे को रखा है। अब गेंडा देखिए और भैंसा दोनों में ऐ की मात्रा है, गेंडा और भैंसा दोनों में, गेंडा हालांकि गेंडा लिखा हुआ है, तो गेंडा और भैंसा जो है दोनों में ऐ की मात्रा है। तो आपको इससे ध्यान रख सकते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, गेंडा और भैंसा एक तरफ है और हाथी और बाघ एक तरफ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, उल्टे साइड में क्या है, गेंडा भैंसा है, और सीधे साइड में क्या है, हाथी और बाघ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और दिए हैं यहाँ पर
चीज़ें दी हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मोहर पर नाव का चित्र है, यानी कि लोथल और मोहनजोदड़ो, यानी कि लोथल कहाँ पड़ेगा, आपका गुजरात में पड़ेगा, और मोहनजोदड़ो से जो है एक एक मोहर पर नाव का चित्र प्राप्त है। ठीक है। सैंधव मोहरें अधिकांशतः सैल खड़ी, यानी कि जितनी सैंधव घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हैं वो ज़्यादातर किससे बनी, सैल खड़ी से बनी हुई हैं, ये आपको ध्यान है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली या हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पर जितनी मोहरें प्राप्त हैं तो ज़्यादातर अधिकतर किससे बनी हुई, सैल खड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना, कांचली मिट्टी, गोमेद है, चर्च है, मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हैं। ठीक है। अधिकतर मोहरें कहाँ से हो जाएगा, आपको सैल खड़ी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी मोहरें हैं, तो एक श्रृंगी पशु, यहाँ से एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा, तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। ठीक है। तो बताना है हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। तो लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है या गिरिनगर है। तो लोथल भी आपको पता है, लोथल है, बनावली यानी कि बनमाली ये भी है, कालीबंगा भी है। ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, लोथल, बनमाली, कालीबंगा, तो ये सारे जो नगर हैं ये कहाँ के हैं, ये हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो कालीबंगा कहाँ पड़ेगा, जैसे कि राजस्थान में पड़ता है, और लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो गिरिनगर जो है ये हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से या इंडस वैली सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा का संबंध है। तो ये भी मैंने अभी बता ही दिया, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा नगर। देखिए हड़प्पा सभ्यता में ही हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर आता है। तो हड़प्पा का संबंध किससे है, तो इंडस वैली से है। ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर किस में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या इंडस वैली कहिए, एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग पहुँच गए। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे यहाँ पर पुरातात्विक, एक मिनट, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है। यानी कि जो पुरातात्विक जो स्थल है, जो लोथल है, अभी मैंने बताया था कालीबंगा है, लोथल है, ठीक है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, तो ये सब किस में आते हैं, प्रागैतिहासिक काल में ही आते हैं। तो लोथल कहाँ पर पड़ेगा, तो पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो लोथल आपका कहाँ पड़ेगा, क्लियर है। तो लोथल हमारा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो लोथल कहाँ पड़ेगा, हमारा गुजरात में पड़ेगा। गुजरात कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। ठीक है। अगर पूछा जाए गुजरात में ये कहाँ पर पड़ेगा लोथल, तो ये अहमदाबाद में पड़ेगा। कि अब ये लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन जो क्षेत्र हैं वो किस नदी के किनारे हैं और उसके कौन से उत्खनन करता है, उसको हम लोगों ने ट्रिक से जो है पढ़ा था। यानी कि एक वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक से देखा था कि प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र, उसके उत्खनन करता और ये किस नदी के पास है। तो इसका एक वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप उसमें जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए। तो इसमें भी आगे चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि कोई चीज़ें यहाँ पे छूटी तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, लोथल यानी कि गुजरात में है। गुजरात के कहाँ है, अहमदाबाद ज़िले में है। किस नदी के पास है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, तो देखिए 1954 यहाँ पर दिया है। ठीक है। आपको 1954 1955 दोनों ही याद रखना है। ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, 1954 1955। और रंगनाथ राव ने की थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना किसने की थी, रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ नाव ने की थी, राव ने की थी। तो रंगनाथ नाव ने लोथल की खोज की थी। आपको 1954 और 1955 दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिसमें यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा वगैरह थी। यहाँ के अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। यहाँ पर क्या है, अग्निकुंड का भी एक अवशेष प्राप्त है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे घटना चक्र के। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियोस चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं इसी तरीके से आपका रिवीजन होते रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे तभी मैं आगे की वीडियोस को अपलोड करूँगी, वरना मैं कुछ और सोचूंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।